गुड मॉर्निंग। तो देखो रिसेंट लेक्चर में हमने ओजोन लेसिस देखा था। ओजोन लेसिस कैसे देखा, जैसे कोई भी अल्कीन है तो उसमें हम O3 ओजोन मॉलिक्यूल जब ऐड करते हैं तो उस केस में हमें ओजोनाइड मिलता है। फिर ओजोनाइड में बाद में फर्दर वाटर ऐड जब करते हैं हम जिंक के प्रेजेंस में, जिंक पाउडर या फिर जिंक डस्ट के प्रेजेंस में, तो हमें उसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलते हैं, वो हमने देखा है। सही। तो देखो उसके बाद जो रिएक्शन आती है उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो इसका मतलब समझते हैं। हाइड्रोबोरेशन, तो देखो हाइड्रोबोरेशन इसका मतलब क्या है, ये वर्ड जो है हाइड्रोबोरेशन, तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखो हाइड्रोबोरेशन वर्ड किसके लिए यूज किया है, देखो हाइड्रोबोरेशन, तो एक्चुअल में हाइड्रोबोरेशन का एडिशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल रहता है BH3, यहाँ पे क्या है बोरेशन, बोरॉन के लिए यूज किया गया है, हाइड्रो वर्ड हाइड्रोजन के लिए यूज किया गया है। तो इसका जब हम एडिशन करते हैं अल्कीन के अंदर BH3 का, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। अब देखो BH3 इसको और एक तरीके से लिखा जाता है, कैसे, B2H6, इसमें सिंपली 2 ऐड कर दो, इसको ब्रैकेट डाल के यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो ये क्या बन जाता है B2H6। इसको हम कहते हैं डाइबोरेन। क्या कहते हैं इसको, डाइबोरेन। अब देखो डाइबोरेन का एडिशन करना है किसके अंदर, अल्कीन के अंदर। इसको ऐड करना है अल्कीन के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्लूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्लूरॉन ये एक सॉल्वेंट है। टेट्राहाइड्रोफ्लूरॉन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हमें क्या करना है, B2H6 को ऐड करना है, या फिर BH3 को ऐड करो या फिर B2H6, बात एक ही है। BH3 B2H6 सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किए गए, दोनों एक ही है। तो इसका जब हम एडिशन करते हैं अल्कीन के अंदर तो हमें आगे एक प्रोडक्ट मिलता है। सही है। तो इसका एडिशन करना है, यानी क्या है कि हाइड्रोबोरेशन करना है। हाइड्रोबोरेशन यानी BH3 बोरॉन और हाइड्रोजन का एडिशन करना है अल्कीन के अंदर। तो इसके लिए कैटालिस्ट यूज होता है THF टेट्राहाइड्रोफ्लूरॉन। अब आगे देखो, यहाँ पे वर्ड है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन के बारे में तो हमने देखा, BH3 मॉलिक्यूल जो है उसके एडिशन को हम हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, बोरेशन यानी बोरॉन, सिमिलर आ रहा है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, बोरेशन यानी बोरॉन। तो देखो यहाँ पे BH3 में बोरॉन और हाइड्रोजन दोनों है। तो आगे वर्ड जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, यानी अल्कीन का हाइड्रोबोरेशन करना है। इसका मतलब क्या है, ये जो BH3 है या फिर B2H6 दोनों में से कोई भी अल्कीन के अंदर ऐड करना है। अब इसके लिए मैंने बताया कि THF यानी टेट्राहाइड्रोफ्लूरॉन ये सॉल्वेंट की जरूरत रहती है। सही है। तो ये पहली कंडीशन है। आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो देखो यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, हाँ, तो देखो इन दोनों की जब एडिशन होती है तो हमें क्या मिलता है, अल्किल, हमें मिलता है ट्राई अल्किल। हम ऐसे लिखेंगे ट्राई अल्किल बोरॉन, ट्राई अल्किल बोरॉन। यानी कि इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे R3 मिलता है और यहाँ पे B, इस तरीके से। यहाँ पे ये एक्चुअल में ऐसे रहती है, ये R और यहाँ पे रहता है B, ये ट्राई अल्किल बोरॉन मिलता है। अब देखो ये ट्राई अल्किल बोरॉन है, इसका ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे हम, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। इसको हम लिखते हैं OH। ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये रिएक्शन नहीं लिखनी है, हम रिएक्शन देखेंगे। ये जनरल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि हमें देखना क्या है, बस ये इसका एक जनरल फॉर्म में आपको बता रहा है। तो देखो हमें जो रिएक्शन करनी है, ट्राई अल्किल बोरॉन की रिएक्शन करनी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। इसको काफी बार ऐसा भी लिखा जाता है H2O2। आपने इसको इस फॉर्म में भी देखा होगा H2O2, यानी ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड हम कहते हैं किसको, मैंने इससे पहले बताया OOO। ये जो स्ट्रक्चर है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम पेरोक्साइड कहते हैं, पेरोक्साइड। अब यहाँ पे R कोई भी ग्रुप लगता है, लेकिन जब ऑक्सीजन का ऐसे कंबाइन रहता है ऑक्सीजन, तो इसको हम पेरोक्साइड कहते हैं। तो देखो पेरोक्साइड काफ़ी टाइप के रहते हैं। हम जनरली यूज़ करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि रहता है H2O2। यहाँ पे देखो O का लिंकेज है और ये हाइड्रोजन। तो ये दिख रहा है ना कुछ पेरोक्साइड जैसा। R की जगह पे हमने S लगाया, हाइड्रोजन लगाया तो हमने कहा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करना है, लेकिन अल्कलाइन सॉल्यूशन यानी क्या है, बेस के प्रेजेंस में। NaOH, KOH ले सकते हो, NaOH ले सकते हो, कोई भी बेस ले लो। बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एडिशन करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एडिशन करना है। इसका मतलब क्या है कि
इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो हम इसको कहते हैं, ये जो रिएक्शन है देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एडिशन, इसका मतलब क्या है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, देखो अगर ये OH OH है, मान लो यहाँ पे OH है और ये OH है, हमने ये OH OH 3 बार लिया, तो क्या होता है, देखो यहाँ पे R के 3 बॉन्ड है। अब OH OH, यहाँ पे OH OH, हमने मान लो इसको 3 बार लिया, इसको मैं हटा देता हूँ, सही। तो हमने मान लो OH OH को हमने 3 बार लिया और ये 3 बार, यहाँ पे 3 बॉन्ड है। अब देखो ये 3 बॉन्ड टूट जाते, ये 3 बॉन्ड टूट जाते। अब हर R के साथ एक OH लगता है, हर R के साथ एक OH लगता है, हर R के साथ एक OH लगता है, तो क्या मिलता है हमें, देखो ओवरऑल R OH 3 बार मिलता है। देखो इस R के साथ ये OH लग गया, इस R के साथ OH, इस R के साथ OH, तो हमें R OH 3 बार मिलता है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल हमेशा यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल ही मिलता है। क्यों, मैं बताता हूँ, आगे एक रूल है, एंटी मार्कोव रूल हमने देखा है, वही इसमें अप्लाई होता है। अब बचता है क्या है, बोरॉन। अब बोरॉन इस OH को लेके जाता है, इस OH को भी लेके जाता है, इस OH को भी लेके जाता है, और क्या बनाता है, BOH ट्राइस। यानी ये क्या है, ये है हाइड्रोबोरिक एसिड, हाइड्रोबोरिक एसिड। ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो हमने रिएक्शन कैसे देखी है। पहली चीज तो क्या है, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन इसका मतलब क्या है, जैसे BH3 मॉलिक्यूल है, BH3, तो बोरॉन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो B2H6 दिखता है, ये डायबोरेन है, सही है। डायबोरेन, कभी कभी डायबोरेन इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी BH3 इस्तेमाल किया जाता है, दोनों भी एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। 2 निकाल दो तो BH3 बचता है, 2 डाल दो तो B2H6 बचता है, एक ही बात है। इसको रिएक्ट करना है अल्कीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्लूरोम, ये सॉल्वेंट के प्रेजेंस है, तो ये रिएक्शन होती है। इसमें से जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो ट्राइअल्किल बोरेन रहता है। तो ट्राइअल्किल बोरेन इस तरीके से, ये ट्राइअल्किल 1 2 3, तो हम कहेंगे ट्राई, 3 बार रिपीट हो जाता है ट्राई। R ग्रुप है तो अल्किल, ट्राइअल्किल बोरॉन, तो ये बोरॉन है, ट्राइअल्किल बोरॉन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब इसको रिएक्ट करना है और हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में, कोई भी परऑक्साइड ले सकते हो, कोई भी ऑर्गेनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में, बेंजोल परऑक्साइड भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया जाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड भी अल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसका मतलब बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। आगे बढ़ते हैं, जब ऐसा होता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या रहता है, OH OH रहता है। अब यहाँ पे 3 बार R है, इसलिए हमने 3 बार OH लिया, कितनी बार भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के, लेकिन हमें जरूरत 3 बार की है, 3 की जरूरत है, तो हमने 3 बार लिया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ये ROH ROH ROH, यहाँ पे 3 बार ROH आ जाता है और ये BOH ट्राइस आ जाता है। तो देखो ROH यानी यहाँ पे कंपलसरी प्राइमरी अल्कोहल मिलता है और ये हाइड्रोबोरिक एसिड, सही है। चलो अब देखो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसके स्टेटमेंट क्या है। अब देखो हमने अब तक क्या किया, सिर्फ जो हेडिंग है हमारे उसका ही मतलब समझो, जो हेडिंग दी है हमें उसी का मतलब समझा। कौन सी हेडिंग है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोबोरेशन यानी हमने देखा BH3 ऐड करना है, ऑक्सीडेशन यानी उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐड करना है, तो उसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी ऐड हो जाता है, अपने आप ही ऐड हो जाता है। तो अल्कीन का हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन दोनों करना है, सही है। हाइड्रोबोरेशन यानी BH3 ऐड करो, डायबोरेन ऐड करो या फिर, और ऑक्सीडेशन इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐड करना है, किसके अंदर, अल्कीन के अंदर। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम अभी रिएक्शंस देखेंगे, इसकी एक रिएक्शन देखते हैं, फिर हम वापस थ्योरी पार्ट के पास आते हैं। चलो मान लो हमने एक ले लिया अल्कीन, हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसको रिएक्ट करा BH3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्लूरोन सॉल्वेंट। चलो अब देखते हैं, अब देखो होता क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है आपको, तो ये होता क्या है, हमें क्या करना है, देखो इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स कैसे मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे क्या आता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये BH3 क्या है, देखो यहाँ पे H है, H है, H है और यहाँ पे B है। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई। देखो इथीन जो है ये एक अल्कीन है, इथीन जो है वो एक अल्कीन है। अब इसके 3 मॉलिक्यूल ले लिए हमने, 1 2 3, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स है। BH3 ले लिया आपने, यहाँ पे BH3 मैंने इस तरीके से शो किया।
अब होता क्या है देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब क्या होता है, ये हाइड्रोजन चला जाता है इस कार्बन के पास। क्लियर है? देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो ये हाइड्रोजन चला जाता है इसके पास। आगे देखते हैं, अब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये हाइड्रोजन चला जाता है इस कार्बन के पास। आगे देखते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये हाइड्रोजन चला गया इसके पास। पहली स्टेप है, इनिशियल स्टेप है, समझ लो ये कैसे हो रहा है। देखो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया, ये हाइड्रोजन इसके पास, ये हाइड्रोजन इसके पास, ये इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ब्रेक हो गया और ये यहाँ पे ब्रेक हो गया। आगे देखते हैं, अब देखो इस स्टेप को मैं आगे बताता हूँ, प्रोसीड करें। देखो होता क्या है, चलो अब देखो ये चीज़ यहाँ पे हुई क्लियर। अब यहाँ पे होता क्या, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ये चीज क्लियर हो गई। ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो गया यहाँ पे। अब देखो बोरॉन के केस में होता क्या है, बोरॉन है, इसका एक बॉन्ड यहाँ से टूट गया, एक बॉन्ड यहाँ से टूट गया और एक बॉन्ड यहाँ से टूट गया। क्लियर है? ये बॉन्ड तीनों बॉन्ड टूट गए ना, इसके तीनों बॉन्ड ओपन है। अब क्या होता है, ये बोरॉन जुड़ जाता है इसके साथ, ये बोरॉन यहाँ पे इसके साथ जुड़ता है, ये बोरॉन यहाँ पे जुड़ता है और ये बोरॉन यहाँ पे जुड़ता है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो ये हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहीं पे हम देख लेते हैं, मैं यहाँ पे बता दूँ आपको। तो ये बोरॉन किसके साथ जुड़ता है, ये बोरॉन जुड़ जाता है इस कार्बन के साथ, यहाँ से जुड़ जाता है इस कार्बन के साथ और यहाँ से जुड़ जाता है इस कार्बन के साथ। देखो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ता है, बोरॉन इस कार्बन के साथ जुड़ता है, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ता है, बोरॉन इस कार्बन के साथ, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और बोरॉन इस कार्बन के साथ। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे क्या आता है, देखो ओवरऑल यहाँ पे CH3 बन जाता है और बोरॉन इन तीन कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो ये तीन बॉन्ड बन जाते हैं बोरॉन के। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को लिखने का और एक तरीका है। देखो ये तीन बार है, CH3 CH2 तीन बार है, तो मैंने क्या किया CH3 CH2 और इसका एक बॉन्ड, ये कितनी बार है यहाँ पे देखो, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये तीन बार रिपीट हो रहा है, ये तीन बार रिपीट हो रहा है। क्लियर हो रहा है सबको? उसके बाद देखो यहाँ पे बोरॉन है, इसके आगे बोरॉन है, तो हम इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? देखो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, कैसे लिखा है हमने, देखो यहाँ पे CH3 CH2 तीन बार रिपीट हो रहा है, ये तीन बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है CH3 CH2, आगे डैश देके ब्रैकेट के बाहर हमने बोरॉन लिखा है, बोरॉन एक ही बार आता है, तो इसी को हम CH3 CH2b भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो देखो एज ए रिजल्ट ही देख लेते हैं हम डायरेक्ट। मान लो यहाँ पे रिएक्शन होती है, अब देखो डायरेक्ट रिजल्ट देखना है, जो भी चीज़ें हुई वो हुई है, लेकिन रिजल्ट देखो। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे तीन बार CH2 CH3, अब देखो ये हाइड्रोजन जो है वो इसको देना है, बोरॉन जो है वो इसको देना है, तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन इसको दे दो, यानी एज ए रिजल्ट में क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है CH3 CH2 डैश B और यहाँ पे ट्राइस, ये हमारा रिजल्ट आता है। डायरेक्टली हमने हाइड्रोजन यहाँ पे दे दिया, तीन बार हाइड्रोजन, तो यहाँ पे CH3 तो बन गया, लेकिन ये तीन बार आता है क्योंकि ये मॉलिक्यूल तीन बार है, और हमने बोरॉन यहाँ पे दे दिया, तो बोरॉन जो है वो डैश देके ब्रैकेट के बाहर लिखना है। क्यों लिखना है, हमने रीजन देखा है, हम बोरॉन को बाहर क्यों लेके जाते हैं, हमने इसका रिएक्शन देखी, यहाँ पे देखो ये रिएक्शन हो कैसे रही है, एक्चुअल में ये रिएक्शन होती कैसे। सिंपली ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ये हाइड्रोजन चला जाता है लेफ्ट साइड में और बोरॉन चला जाता है राइट साइड में, बस बात खत्म हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, एज अ रिजल्ट में मॉलिक्यूल क्या मिलता है, देखो ये वाला मॉलिक्यूल मिलता है CH3 CH2 और ये भी CH3 CH2b CH3 CH2b, इसी को हम लिख सकते हैं CH3 CH2b, लेकिन ये CH3 और CH2 तीन बार रिपीट हो रहा है, तो हमने लिखा 3 ट्राइस CH3 CH2 और आगे लिखा B। तो यही है ट्राइएथिल बोरेन, तो ये है ट्राइएथिल बोरेन, तो ये है ट्राइएथिल बोरेन। चलो अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो हमें ट्राइएल्किल बोरेन मिल गया, हमें क्या मिल गया 3 CH3 CH2 और ये P। अब इसको रिएक्ट करना है किसके साथ, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में NaOH।
अब देखो ये क्या है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी। अब देखो ये 3 बार है, अब इसको भी हमें कितनी बार लेना है, 3 बार लेना है। कैसे, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊँ। अब ये रिएक्शन है, इसका रिजल्ट कैसा आता है देखो। अब देखो इस रिएक्शन का रिजल्ट कैसा है, मान लो ये CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, ये 3 बार है, CH3 CH2, ये CH3 और ये CH2। अब इस तरीके से 3 बार है, यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे बोरॉन है और यहाँ पे। क्लियर है सबको? यहाँ पे आता है B। अब देखो, अब OH हाइड्रोजन परऑक्साइड हमें कितनी बार लेना है, 3 बार लेना है। कैसे देखो, हम यहाँ पे लेते हैं OH, चलो मैं इसको ऐसे लेता हूँ, यहाँ पे लेते हैं OH और यहाँ पे लेते हैं OH, यहाँ पे लेते हैं OH। तो देखो ये OH हाइड्रोजन परऑक्साइड हमने 3 बार ले लिया। अब क्या होता है देखो, अब सिंपली हमें क्या करना है कि ये 3 बॉन्ड ब्रेक करने हैं और ये 3 बॉन्ड ब्रेक करने हैं। कर लिया आपने 3 बॉन्ड ब्रेक। अब देखो ये एक OH चला जाता है, ये OH चला जाता है इस कार्बन के साथ, ये OH चला जाता है इस कार्बन के साथ और ये OH चला जाता है इस कार्बन के साथ। ध्यान से देखो, हमने ये 3 बॉन्ड ब्रेक किए और ये 3 बॉन्ड ब्रेक किए, सही है। अब एक OH चला जाता है इस कार्बन के साथ, एक OH इस कार्बन के साथ, एक OH इस कार्बन के साथ चला जाता है और ये OH चला जाता है बोरॉन के साथ, ये OH चला जाता है बोरॉन के साथ और ये चला जाता है बोरॉन के साथ। अब देखो रिजल्ट में क्या मिलता है, रिजल्ट एज अ रिजल्ट में क्या मिलता है, तो देखो मैं रिजल्ट में लिख दूँ। अब देखो CH3 CH2 लिखा है एज इट इज, तो CH3 और ये CH2 हमने एज इट इज लिखा है। अब इसके आगे लगता है OH, ये लगा ना, CH3 CH2 के आगे OH लगा है। अब ये CH3 CH2 कितनी बार है, 3 बार है, CH3 CH2 OH। अब ये क्या है, CH3 CH2 OH प्लस क्या मिलता है, B OH ट्राइस। अब ये बोरॉन है, बोरॉन के साथ 3 बार OH है, तो हमने लिखा B OH ट्राइस। क्लियर है सबको? अब देखो ये CH3 OH CH3 OH ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 3 बार CH3 CH2 OH प्लस BOH ट्राइस लिख सकते हैं सर। तो ये देखो ये क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल है और ये क्या है, ये हाइड्रोबोरिक एसिड, हाइड्रोबोरिक एसिड, ये हाइड्रोबोरिक एसिड, ये इथेनॉल, वो है हाइड्रोबोरिक एसिड। तो देखो मैं रिएक्शन आपको पहले से बता दूं, शुरू से देखेंगे हम इस रिएक्शन को धीरे से। अब देखो ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसको शॉर्ट में समझा दूंगा मैं आगे। दिखने में काफ़ी बड़ी दिखती है लेकिन शॉर्ट में भी रिएक्शन लिखी जा सकती है। पहले समझ लेते हैं पूरी रिएक्शन को। देखो यहाँ पे होता क्या, CH3 CH2 BH3 है। अब यहाँ पे देखो 3 बार ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं BH3 के, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चले गए और ये बोरॉन इसके साथ चला गया, सही है। तो रिजल्ट में क्या मिला, 3 बार CH3 CH2 B ट्राई एथिल बोरेन। आगे देखते हैं। अब देखो ये ट्राई एथिल बोरेन जो है, ट्राई एथिल बोरेन, तो इसको रिएक्ट किया हमने किसके साथ, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। तो क्या होता है देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद हम सबको मालूम है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, OH के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, OH इसके साथ चला जाता है और क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल बनाता है और हाइड्रोबोरिक एसिड बनाता है। क्लियर है? अब देखो इसी रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर आपको दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन सॉल्वेंट, तो प्रोडक्ट में क्या मिलता है हमें मिलता है CH3 CH2 B ट्राइस। अब इसको रिएक्ट करना है OH के साथ, प्लस NaOH। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है CH3 CH2 OH प्लस BOH ट्राइस।
तो ये पूरी रिएक्शन है, ये इथेनॉल मिल जाता है, इथेनॉल, और यहाँ पे मिल जाता है हाइड्रोबोरिक एसिड। क्या मिलता है यहाँ पे? हाइड्रोबोरिक एसिड। इथेनॉल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, यानी इसको याद रखना है कि यहाँ पे हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही मिलता है, बाकी कोई नहीं मिलता। सही है? तो ये रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये पूरी रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म कैसे रिएक्शन वर्क करती है वो ऊपर देखा हमने, लेकिन ये पूरी रिएक्शन यहाँ पे। सही है? अब देखो BH3 जो है इसका नाम डायबोरेन है, इसको डायबोरेन ही लिखा जाता है, डायबोरेन। ये डायबोरेन इसका मतलब क्या है? B2H6 के फॉर्म में ही रिएक्शन होती है, लेकिन समझने के लिए हमने BH3 के फॉर्म में रिएक्शन की। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है? हमने रिएक्शन तो देखी, स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। तो चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो अल्कीन विद डायबोरेन, डायबोरेन यानी B2H6 इन टेट्राहाइड्रल फ्यूरॉन, इन टेट्राहाइड्रल फ्यूरॉन ये सॉल्वेंट है, हमने देखा है सॉल्वेंट। अंडरगो हाइड्रोबोरेशन टू फॉर्म ट्राई अल्किल बोरेन। तो देखो ये हाइड्रोबोरेशन, देखो यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो अल्किन को हम B2H6 या फिर BH3, इसको डायबोरेन ही कहा जाता है। डायबोरेन के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ट्राई अल्किल बोरेन, यहाँ पे ये जो है ट्राई एथिल बोरेन, ट्राई अल्किल बोरेन हमें मिलता है। फर्दर इसको हम क्या करते हैं? फर्दर इसको रिएक्ट करते हैं अल्कलाइन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के साथ। इसको कहा जाता है, ये अल्कलाइन यानी बेस के साथ NaOH के साथ, अल्कलाइन यानी इसको कहा जाता है अल्कलाइन, और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये H2O2 इसको वर्ड में जब लिखा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा जाता है। सही? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लिखा जाता है जो कि है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसके प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है और हाइड्रोबोरिक एसिड मिलता है। अब देखो यही चीज़ें वर्ड में लिखी। चलो ये चला गया आगे, हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसको BH3 के साथ रिएक्ट करा इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन सॉल्वेंट। तो आपको क्या मिलता है? तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलता है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे CH3 CH, ये आता है यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये CH2, मैं इसको 3 बार लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लेना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये BH ट्राइस, यहाँ पे H है H है H है और यहाँ पे B है, ये ले लिया हमने BH ट्राइस। अब देखो यहाँ पे बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, इसलिए इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सही है? हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन की रहती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज बन जाता है। ये क्या करता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पेयर है इनको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन क्या है कि ये जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, इसको अगर बीच में से काटोगे तो दोनों तरफ डिफरेंट दिखाई देगा। अगर इसको बीच में से काटते हो तो दोनों तरफ डिफरेंट पार्ट दिखते हैं। तो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, तो एंटी मार्कोव-निकोव रूल क्या है हम देखते हैं। यहाँ पे देखो एंटी मार्कोव-निकोव रूल, ये रूल हमें लगाना है, एंटी मार्कोव-निकोव रूल लगाना है। तो देखो एंटी मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है कि जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट है, उसको कहाँ पे कनेक्ट करना है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर कि जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो देखो हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है। अब देखो बोरॉन को कनेक्ट करना है, बोरॉन को हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, देखो दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ पे लगाओ नहीं तो यहाँ पे लगाओ, लेकिन एंटी मार्कोव-निकोव रूल के हिसाब से ही हमें करना है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि बोरॉन कहाँ पे जाता है, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है यानी बोरॉन, उसको हमें उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को कनेक्ट करना है कि जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियस सी बात है बोरॉन को हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे कनेक्ट करो। क्लियर है? अब देखो सेम इसी तरीके से ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक करना है
और ये 3 बॉन्ड ब्रेक करने हैं। फिर ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे, बोरॉन कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे और बोरॉन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, जैसा हमने इससे पहले देखा है। सही है। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे बोरॉन को कनेक्ट कहाँ पे करना है, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे बोरॉन को कनेक्ट करना है और बाकी बचे हुए कार्बन पे हाइड्रोजन को कनेक्ट करना है। क्लियर है सबको। चलो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे। देखो ये CH3 एज इट इज है, CH3 एज इट इज है। आगे बढ़ती है, ये CH को एक एक हाइड्रोजन मिल रहा है तो ये क्या बन जाता है, CH2 बन जाता है। आगे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है, ये CH2 है, हर जगह पे CH2 है। अब देखो ये कितनी बार है, 3 बार है, तो हम लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। अब यहाँ पे बोरॉन है तो बोरॉन यहाँ पे कनेक्ट होता है, यहाँ पे कनेक्ट होता है और यहाँ पे कनेक्ट होता है, इस तरीके से। क्लियर है। ये CH3 एज इट इज लिखा, ये CH को एक एक हाइड्रोजन मिला तो CH2 लिखा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया सिंगल बॉन्ड में, अभी CH2 एज इट इज है और ये CH2 को कौन कनेक्टेड है, बोरॉन, तो CH2 को बोरॉन कनेक्टेड है। तो इसका एज ए रिजल्ट में क्या मिलता है, देखो CH3 CH2 CH2 3 बार है, CH3 CH2 CH2 कितनी बार है, 3 बार है और यहाँ पे क्या आता है, बोरॉन। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राई प्रोपिल बोरेन, हम इसको कहेंगे ट्राई प्रोपिल बोरेन। अभी रिएक्शन फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो हमारे पास है CH3 CH2 CH2, यहाँ पे ले लिया हमने B प्लस कहने से अच्छा इसको रिएक्ट करना है हमें OH के साथ, OH सॉल्वेंट, यानी क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर से हमें ये कितनी बार लेना है, 3 बार लेना है। देखो ये है हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, यहाँ पे है CH3 CH2 CH2, यहाँ पे बोरॉन दिख रहा है आपको, ये बोरॉन है इस तरीके से। अब देखो OH कितनी बार लेना है आपको, OH 3 बार लेना है, OH 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 OH। अब फर्दर आगे क्या करना है, देखो जैसे हमने इससे पहले किया है, ये 3 बॉन्ड ब्रेक करना है, ये 3 बॉन्ड ब्रेक करना है। फिर क्या होता है, देखो ये OH चला जाता है इसके साथ, ये OH चला जाता है इसके साथ और ये OH चला जाता है इसके साथ और ये तीनों OH चले जाते हैं बोरॉन के साथ। सही है। तो एज ए रिजल्ट में क्या मिलता है हमें, रिजल्ट में मिलता है CH3 CH2 CH2 OH, आगे मिलता है CH3 CH2 CH2 OH, यहाँ पे मिलता है CH3 CH2 CH2 OH प्लस मिलता है BOH थ्राइस। कितना मिला, यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 और इन तीनों CH2 को 3 OH मिल जाते हैं, तो इन तीनों CH2 को 3 OH मिल जाते हैं। इसको कंबाइन कर सकते हैं हम कैसे, हम इसको लिख सकते हैं 3 बार CH3 CH2 CH2 OH प्लस BOH थ्राइस। अब इसका नाम क्या है, ये प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल यानी ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो हमें मिलता है प्रोपेनॉल और यही प्रोपेनॉल जो है वो है प्राइमरी अल्कोहल। तो इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीमराइजेशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन यानी क्या है, तो पॉलीमर्स यानी क्या है, हमने पॉलीथीन देखा है, पॉलीथीन यानी क्या रहता है कि उसमें एक यूनिट रहता है, सबसे छोटा एक यूनिट रहता है, जैसे कि इथीन रहता है उसके अंदर। सही है। पॉलीथीन का सबसे छोटा यूनिट रहता है, इथीन से ही वो बनता है। तो देखो पॉलीथीन पॉलीमर्स यानी क्या रहता है कि कोई भी एक यूनिट है, कोई भी एक छोटा सा पार्ट है। सही है। तो देखो एक मान लो एक ठोकरा है हमारे पास, एक स्क्वायर है, तो देखो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रख रहे हैं, स्क्वायर के बाजू में स्क्वायर, स्क्वायर के बाजू में स्क्वायर,
इसके बाजू में भी स्क्वायर, इसके बाजू में स्क्वायर, इसके नीचे स्क्वायर, इसके नीचे स्क्वायर। तो देखो एक स्क्वायर है, इतने डायमेंशन का स्क्वायर है, सपोज मान लो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब उसी स्क्वायर को हम रिपीट कर रहे हैं और उसको जोड़ते जा रहे हैं। मान लो एक स्ट्रेट चेन में जोड़ रहे हैं, देखो एक स्क्वायर है, इसके बाजू में एक स्क्वायर रखा, इसके बाजू में वही स्क्वायर रखा, और उसको रिपीट करते जा रहे हैं, रिपीट। सही है। तो वो जितनी बार हम बहुत ज़्यादा बार नंबर ऑफ टाइम्स जब रखते हैं एक ही स्क्वायर को एक ही लाइन में, तो हम उसको कहते हैं कि वो एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, लार्ज स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसी को कहते हैं हम पॉलीमर्स। क्यों कहते हैं पॉलीमर्स? क्योंकि उसके अंदर देखो एक छोटा यूनिट रहता है, सबसे छोटा यूनिट यानी हमने 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लिया है। सही है। 2 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 सेंटीमीटर विड्थ है, तो ऐसा एक स्क्वायर लिया है। तो वो सबसे छोटा यूनिट है और वो रिपीट हो रहा है। सही है। सेम स्क्वायर है, सेम स्क्वायर है, सेम स्क्वायर, आगे 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 हम रखते जा रहे हैं। सही है। तो सबसे छोटा यूनिट जो रहता है उसको कहते हैं मोनोमर। सही है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। मान लो ऐसा एक स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं यहाँ पे ऐसे रखते जा रहा हूँ, 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 तो ये क्या बन जाता है? ये रिपीटिंग यूनिट है। तो ये नंबर ऑफ टाइम्स इस तरफ भी बढ़ रहा है, इस तरफ भी बढ़ रहा है, तो हम इसको कहते हैं पॉलीमर। क्या कहते हैं इसको? पॉलीमर। एक छोटा सा यूनिट है, एक छोटा सा यूनिट है, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बहुत नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। सही है। और ये ज्वाइंट हो रहे हैं एक दूसरे से, यानी ये नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं और एक दूसरे को ज्वाइंट भी हो रहे हैं, ज्वाइंट टुगेदर हो रहे हैं। सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि इसको हम कहते हैं पॉलीमर्स। एक ही कोई तो एक यूनिट है, एक ही कोई तो एक यूनिट है, वो अपने आप को रिपीट कर रहा है और ज्वाइन भी कर रहा है। तो एट द एंड में जो बल्क में जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम कहते हैं पॉलीमर। क्लियर है? अब देखो आगे देखते हैं। अब ये जो छोटा सा यूनिट है, सभी यूनिट सेम है अभी, तो ये जो छोटा सा यूनिट है इसको हम कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं? मोनोमर। मोनोमर यानी क्या है? एक सबसे सिंपलेस्ट यूनिट, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट यानी जो यूनिट अपने आप को रिपीट कर रहा है, जो यूनिट अपने आप को रिपीट करके ज्वाइन हो रहा है, यानी अटैच भी हो रहा है, ज्वाइन भी हो रहा है और अपने आप को रिपीट करते हुए जा रहा है। तो इस केस में ये जो लॉन्ग चेन वाला स्ट्रक्चर बनता है, बहुत लार्ज स्केल वाला जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको तो हम कहते हैं पॉलीमर। सही है। तो लेकिन इसका जो सबसे छोटा यूनिट रहता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम कहते हैं मोनोमर। सही है। नंबर ऑफ मोनोमर्स जब ज्वाइन होते हैं तब जाके पॉलीमर बनता है। क्लियर है? मोनोमर यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। अब इससे छोटा कोई है क्या इसमें? यही सबसे छोटा यूनिट है इसमें। मान लो ये सबसे छोटा यूनिट है, कोई भी एक स्क्वायर ले लो, ये सबसे छोटा यूनिट है, तो उस यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर। सही है। चलो एक इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एक रिएक्शन देख लेते हैं हम इसके पहले। तो देखो, हमने मान लो अगर आपके पास इथीन है, आपने ले लिया इथीन। अब इथीन को आपने क्या किया? O2 गैस के प्रेजेंस में हीट और प्रेशर दे दिया, हीट और इसको प्रेशर दे दिया। तो देखो होता क्या है, इसका होता है पॉलीमराइजेशन। क्या होता है इसका? पॉलीमराइजेशन होता है। कैसे? मैं रिएक्शन के थ्रू समझाता हूँ, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन हो गई, लेकिन रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। जैसे इथीन है, अब इथीन को जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं और हाई प्रेशर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो होता क्या है? इथीन मॉलिक्यूल का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे देखो इथीन कैसा है, इथीन को अगर आप देखोगे तो इथीन कैसा दिखता है? देखो ये इथीन रहता है इस तरीके से, C, ये H, यहाँ पे H है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH और ये H, ये इथीन है। अब देखो इसको O2 गैस के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब देते हैं तो क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होता है? ये शिफ्ट कैसे होता है? देखो मैं यहाँ पे लिख लूँ, तो ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो क्या होता है? यहाँ पे CH H CH H। अब देखो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। सही है। तो देखो अगर हमने इथीन को हीट दे दिया और उसको प्रेशराइज कर लिया तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और इस तरफ आ जाता है। क्लियर है? अब देखो ये इथीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ, ये इथीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। मान लो ऐसे नंबर ऑफ इथीन्स है। सही है। नंबर ऑफ इथीन्स कैसे हो सकते हैं? जैसे एक इथीन मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद ऐसा दिखता है। अगर ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो क्या होता है? देखो मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे है CH H, ये डबल बॉन्ड CH H और ये बॉन्ड। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, मान लो और एक मॉलिक्यूल है CH H CH H, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। और भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं CH H
CH ये तीसरा है। इसी तरीके से चौथा भी हो सकता है। अब देखो ये आगे बढ़ते जा रहा है, सही है, ये आगे बढ़ते जा रहा है और ये यहाँ पे भी बढ़ते जा रहा है, सही है। तो देखो इथीन को हमने क्या किया, इसको इथीन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इथीन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो ओपन हो जाता है। लेकिन इथीन का एक ही मॉलिक्यूल रहता है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो देखो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं एन, यहाँ पे लिखा है हमने एन, यानी इथीन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो सभी के मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक हो रहे हैं। तो ब्रेक होने के बाद एक मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद इस तरीके से दिखता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो इस तरीके से दिखते हैं। अब देखो होता क्या है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे मैं बॉन्ड फॉर्मेशन बता दूँ तो यहाँ से ये एक बॉन्ड बन जाता है, देखो ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है और इसके आगे भी बॉन्ड बनते हैं, इसके लेफ्ट में भी बॉन्ड बनते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? तो देखो ये जो मॉलिक्यूल है वो n टाइम्स बढ़ते जा रहा है, ये इस तरीके से बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स के डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? तो देखो उसी को हम क्या कहते हैं, ये नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसी को कहते हैं पॉलीमर। क्या कहा जाता है इसी को? पॉलीमर। और ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस कि कोई भी अल्कीन को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देके इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको पॉलीमर में कन्वर्ट करना, इसी प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। और एट द एंड में जो प्रोडक्ट मिलता है, ये जो प्रोडक्ट मिलता है इसमें एक छोटा सा यूनिट है, ये देखो ये यूनिट है, ये यूनिट दिख रहा है, ये यूनिट अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये आपको यूनिट अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो एक यूनिट है वो अपने आप को रिपीट करते जा रहा है n टाइम्स, तो इसी एट द एंड में जो स्ट्रक्चर बन रहा है बल्क में, लार्ज बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर मिल रहा है उसी को कहते हैं पॉलीमर। और इसी का नाम भी है, ये बनता है इथीन से, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉलीइथीन, या फिर इसको पॉलीथीन भी कहा जाता है या फिर पॉलीइथीन भी कहा जाता है। पॉलीथीन जो कहते हैं, ये पॉली यानी नंबर ऑफ टाइम्स, इथीन इथीन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो हम इसको कहते हैं पॉलीइथीन। सही है। अब देखो इसी को लिखने का और एक तरीका है, कैसा? अब देखो इसमें सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, देखो यहाँ पे CH ये देखा था हमने, ये इथीन यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो इसको N लिखो से, यहाँ पे और लिखना है। और ये पूरा जो यूनिट है, ये जो पूरा यूनिट है, यहाँ पे देखो ये जो यूनिट है, सिर्फ ये यूनिट अपने आप को रिपीट कर रहा है, दिख रहा है आपको? ये यूनिट अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जो यूनिट अपने आप को रिपीट कर रहा है उसको मैंने यहाँ पे ले लिया, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सही है। तो इसी को कहा जाता है, ये जो सिंपली एक यूनिट है इसको कहा जाता है मोनोमर, सही है, इसको कहा जाता है मोनोमर। ये मोनोमर है, इसको n टाइम्स लिखो, यानी यही स्ट्रक्चर मिलता है आपको, तो इसको कहा जाता है पॉलीमर, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम कहते हैं मोनोमर। क्लियर है सबको? मोनोमर, पॉलीमर, समझा आपको? पॉलीमर यानी क्या है, मोनोमर यानी क्या है? मोनोमर यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, पॉलीमर के अंदर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम मोनोमर कहते हैं, और पॉलीमर्स बनाने की जो प्रोसेस है उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्लियर है सबको? चलो इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, द प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर, द प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर। जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जॉइन कर रहे हैं हम, join together and form very large molecule with repeating unit is called polymerization। यहाँ पे क्या दिया गया, form very large molecule with repeating unit। तो देखो यहाँ पे large molecule है with repeating unit, ये यूनिट रिपीट कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है polymerization। आगे देखते हैं, सेकेंड डेफिनेशन क्या है, the simple compound forming the repeating unit in the polymer is called monomer। The simple compound forming the repeating unit, एक सिंपल कंपाउंड यानी वहाँ पे पूछा, यहाँ पे बताया गया है सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड, सबसे सिंपल, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा वाला कंपाउंड जो अपने आप को रिपीट कर रहा है उसको हम कहते हैं मोनोमर। तो यहाँ पे देखो ये सबसे छोटा कंपाउंड है जो कि अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसी को कहते हैं हम मोनोमर। यहाँ पे मैंने लिखा ये जो है ये मोनोमर है। क्लियर? आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। हाँ, तो ये डेफिनेशन हो गया। तो ये पहली रिएक्शन है हमारी।
चलो इसके और एक रिएक्शन देखते हैं। मान लो आपको दे दिया मैंने CF2N डबल बॉन्ड CF2, इसको रिएक्ट करना है, O2 हीट एंड प्रेशर देना है। तो देखो इसका क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या होता है, देखो सिंपली मैं यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे ये कार्बन है, इसके ऊपर एक F है, इसके नीचे एक F है। अब देखो ये कार्बन है, इसके ऊपर एक F है, इसके ऊपर एक, इसके नीचे एक F है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सही है। अब देखो होता क्या है, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो यहाँ पे शिफ्ट होता है लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट में शिफ्ट होता है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक लेफ्ट में एक राइट में चला गया, सही है। इसी तरीके से और भी रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये CF, तो यहाँ पे भी इसके भी दो बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, सही है। इसी तरीके से आगे भी रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स है, ये CF, और ये प्रोसेस फर्दर चलती जाती है, सही है। तो इसी का नाम है टेफ्लॉन, इसको क्या कहा जाता है, टेफ्लॉन, सही है। इसी को हम कैसा लिख सकते हैं, देखो इसका मोनोमर निकालो, इसका मोनोमर। अब देखो इस रिएक्शन का मोनोमर क्या निकलता है, पहले मैं मोनोमर निकाल लूँ, यहाँ पे CF और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया, देखो CF। तो देखो ये जो है इसका मोनोमर है, ये क्या है, मोनोमर, सही है। तो आप मोनोमर यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है, और ये आगे भी बढ़ते जा रहा है और इधर भी बढ़ते जा रहा है, सही है। तो ये पॉलीमर बन गया, इसको हम कहते हैं टेफ्लॉन, सही है। तो मोनोमर कौन सा है, देखो ये मोनोमर यहाँ से पता चल जाता है, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, डबल बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट कर लो, इस बॉन्ड को क्या करना है, दोनों तरफ शिफ्ट करना है, तो ये जो बनता है ये मोनोमर बनता है। इसको n टाइम्स ले लो तो यही प्रोडक्ट मिलता है, पॉलीमर, सही है। तो और में लिख लो आप, एक तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, टेफ्लॉन हम इसी को कहते हैं। आगे थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन, अगर मान लो आपके पास है CH3CH डबल बॉन्ड CHCl ऐसा है, तो इसको रिएक्ट करना है, O2 हीट और प्रेशर देना, O2 हीट और प्रेशर। तो यहाँ पे देखो सिंपली आपको क्या करना है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स ले लो, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, सही है। अब देखो इसके ऊपर एक बार लिखना है CH3, एक बार लिखना है H, यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है, क्लियर है। मैंने इसको रीअरेंज किया इस तरीके से। अब देखो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, सही है। तो मैं डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लूँ यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे और एक बार लिख लूँ, तो यहाँ पे आता है H और यहाँ पे आता है Cl, तो ये डबल बॉन्ड ऐसे आगे चला जाता है। फिर ये यूनिट अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहाँ पे आता है CH3, ये H, ये CH Cl, फिर इसी तरीके से यूनिट अपने आप को रिपीट कर रहा है, CH3H और ये CH और ये Cl, और ये आगे बढ़ते जाता है। तो इसी को हम कहते हैं पॉलीप्रोपीन। क्या कहा जाता है इसको, पॉलीप्रोपीन। या फिर इसको लिखने का और एक तरीका है, देखो इसका एक स्मॉल यूनिट बनाओ, कैसा, यहाँ पे CH3H CClH और इसको n टाइम्स लिखो, ये मोनोमर और ये पॉलीमर जो है इसको लिखने का ये एक तरीका है, क्लियर है। सेम जैसे इससे पहले देखा हमने उसी तरीके से। फोर्थ रिएक्शन, अगर आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो ये क्या है, इसका एक नाम है जनरल विनाइल क्लोराइड, इसका एक जनरल नाम है विनाइल क्लोराइड। इसको O3 हीट और इसको जब हम प्रेशर देते हैं, तो मैं इसके बारे में डायरेक्ट लिख लूँगा। अब देखो ये कार्बन आइटम है, डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम है, उसको लेना है, इसके ऊपर दो हाइड्रोजन है। अगर अब ये कार्बन आइटम है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक Cl है, सही है। अब देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इसका टूट गया, ये डबल बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया, इसको ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट करो इसको n टाइम्स ले लो, सही है, n टाइम्स ले लो। तो इसका नाम क्या बन जाता है, ये बन जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। तो यहाँ पे दो रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है, सही है।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन और पॉलीमराइजेशन, ये 2 रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। थैंक यू। आगे की रिएक्शंस हम अगले लेक्चर में देखेंगे।